अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। गुज़श्ता रात मैं किस वक्त सोया मुझे याद नहीं। सुबह मेरी आंख देर से खुली। मेरे जहन पर बीती हुई रात की बातों का पुरस्रार तासुर किसी भूत की तरह सवार था। मेरे अंदर एक अजीब सी उथल पुथल थी। रूपनगर से वापसी के बाद मैंने कुछ अरसा तक पुरस्कून रहने की ठान ली। मुझे जो मालूमात मिली वो हर चंद के नाकाफी थी, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर थी। गुलजार खान का बयान मेरे लिए ख़ास अहमियत रखता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक सलामत खान या रमेश मेरे वालिद की पुरस्रार मौत की सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता था। पुलिस ने उसे भी शोबे में कुछ दिनों हिरासत में रखकर छोड़ दिया। बाद में उसके मफरूर होने के बाद उसके घर की तलाशी लेने पर कच्चे सूत के धागों के गोलों के अलावा सिंदूर, कुछ मूर्तियां और भेस बदलने का सामान मिला। वो इस बात की निशानदेही करता कि रमेश का हाथ किसी न किसी तरह मेरे वालिद के कत्ल में ज़रूर है। मुमकिन है वो महज किराए का आदमी हो जिसने वालिद के किसी दुश्मन के उकसाने पर कच्चे धागे का नापाक और जानलेवा अमल किया हो। ये भी करीबी क्यास था कि इसी नामालूम दुश्मन ने पुलिस की मुट्ठी गर्म करके या अपना असर और सूझ इस्तेमाल करके रमेश को पुलिस की तहवील से छुटकारा दिलाया हो। इसके अलावा भी कई इम्कानी पहलुओं पर गौर किया जा सकता था, लेकिन सारी बातों में रमेश की ज़ात सबसे अहम थी। मैंने यही सोचा कि कारोबार पर तवज्जो देने के बाद रमेश की तलाश पर संजीदगी से गौर करूंगा, लेकिन फाखरा से शादी के मसले ने नई दुश्वारियां खड़ी कर दी। अगर फाखरा से शादी के सिलसिले में माँ ने ज़्यादा इसरार ना किया होता तो शायद जोगिया दरमियान में ना आता। मैंने एक सती बात सोची, लेकिन जोगिया का नाम जहन में आते ही कई सवालात जहन में गडमड होने लगे। जोगिया ने कहा था अगर मैंने बाप के कातिल या कातिलों को तलाश किए बगैर शादी की तो फाखरा की जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर ऐसा क्यों? फाखरा और मेरी शादी का मेरे बाप की मौत से क्या ताल्लुक था? क्या मेरे दुश्मन मेरे वालिद की मौत के बाद मेरी माँ की खुशियों के दर पे हो गए? जोगिया को इस बात का पहले कैसा पता चला? क्या वो दुश्मनों की चाल से वाकिफ था? उसे फाखरा की ज़िंदगी बचाने से क्या फ़ायदा हो सकता? फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कूदा। जोगिया ने मेरे साथ हमदर्दी करके किसी दूसरे से क्यों दुश्मनी मोल ली? क्या वो मेरे वालिद के कातिलों से वाकिफ था? अगर था तो उसने खुलकर सब कुछ क्यों नहीं कह दिया? उसे बिला वजह मेरे दुश्मनों से दुश्मनी मोल लेने की क्या ज़रूरत थी? क्या उसमें कोई ज़ाती फ़ायदा था? डोर का सिरा मिलने के बजाय बात और उलझती चली जा रही थी। नाश्ते की मेज़ पर मेरी वालदा खामोश थी। फाखरा के शादी से वक्ती इल्तवा ने उन्हें और भी उलझा दिया, मगर क्यों? उन्होंने दबी ज़ुबान में कहा था कि बेगम नफीस ने 2 महीने की मोहलत के सिलसिले में जो बात की इसमें भी कोई मसलहत थी। आखिर माँ को इस बात का ख्याल कैसे आया? बेगम नफीस को 2 महीने की मोहलत मांगकर क्या फ़ायदा मिल सकता था? वो क्या राज था जो माँ के सीने में दफन था? वो उसे बताने से क्यों गुरेज कर रही थी? मैंने माँ को कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। खामोशी से नाश्ता करता रहा। फिर नाश्ते के बाद उठने लगा तो माँ ने मेरे चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, दानिश, क्या तुम्हें अब भी याद नहीं आया कि रात तुमने ख्वाब देखा था? मैंने सादगी से जवाब दिया, जी नहीं, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पर तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखा था। तुम बचाओ बचाओ पुकार रहे थे। मैंने कहा, अम्मी, हो सकता है आपका अंदाज़ा दुरुस्त हो, मगर मुझे कुछ याद नहीं। माँ ने मेरे अंदर झांकने की कोशिश की। क्या बात है? मैंने बड़े प्यार से माँ को टालने की कोशिश की। आप मेरे ख्वाब से इतनी फ़िक्रमंद क्यों हैं? माँ कहने लगी, इसलिए कि अब तुम मेरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा हो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ख़तरे में पड़ो। ख़तरा? मैंने ना समझते हुए कहा। मैं समझा नहीं आप किस ख़तरे की बात कर रहे हैं। तुम रूपनगर क्यों गए थे? माँ के चेहरे पर संजीदगी के आसार थे। मैंने फिर झूठ से काम लिया, मैं तो सैर सपाटे के लिए गया था। मैं नहीं मान सकती, माँ ने बात काट कर कहा, तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो। अगर आपको इस बात का शुबा है तो इसकी वजह भी कोई ज़रूर होगी, मैंने लापरवाही से कहा। हाँ। माँ सर्द आह भर कर बोली, क्या तुम इस बात से वाकिफ़ नहीं कि रूपनगर की मनहूस फ़िज़ाओं में ही तुम्हारे वालिद का साया मेरे सर से उठा? मैंने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं तो उनकी मौत के 1.5 साल बाद वहाँ गया। माँ ने हाथ मसलते हुए संजीदगी से जवाब दिया, मैं समझ सकती हूँ, तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए जो कुछ कर रहे हो राजदारी से कर रहे हो, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करती। मैंने कहा, अम्मी जान, आप क्या पसंद नहीं करती? क्या मैंने कभी आपके हुक्म की अदूली की है या किसी बात से आपकी गुस्ताखी की है?
वो कहने लगी, नहीं। तो फिर आपकी परेशानी की क्या वजह है? वालिद साहब की मौत के बाद मैंने आपको खुश रखने की हर कोशिश की है। सिर्फ आपका साया ही तो मेरे सर पर रह गया है। मैं इस साये को कायम रखना चाहता हूँ। लेकिन वालिद साहब की मौत का भी मुझे दुख है। हो सकता है मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ना हो, लेकिन आप क्या इस बात का यकीन कर सकती हैं कि सूद का कच्चा और हकीर धागा भी किसी मौत की वजह बन सकता है? क्या औलाद होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ नहीं कि मैं उन जालिमों को बेनकाब करके सज़ा दिलवाऊँ जिन्होंने मेरे सर से बाप का साया और आपके सर से सुहाग छीन लिया? मेरी बात ठंडे दिल से समझने की कोशिश करो दानिश। माँ ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें न कुरेदना ही बेहतर होता है। गलाजत में पत्थर फेंकने से अपना दामन दागदार होने का खतरा होता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। फिर वो कहने लगी, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही है, फिर किसी वक्त बात करेंगे। अम्मी जान, मैं क्या एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। क्या आपको मालूम है कि हमारी मुश्तरका खुशियों का असल कातिल कौन है? जवाब में माँ ने मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। खाली खाली नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम कि असल कातिल कौन है। माँ के जवाब में मुझे ममता का रंग नज़र आया, मगर यकीन था कि उन्होंने अपने जुमले में अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच कर किया होगा। लेकिन वो असल कातिल से नावाकिफ़ हों, उनका लबो लहजा, उनकी आंखों में झलकते आंसू इस बात की चुगली खा रहे थे कि वो कत्ल के पस मंज़र के हक़ाइक़ से कुछ न कुछ वाकिफ़ थे। वो हक़ाइक़ क्या थे? मैं इस बारीकी को समझ नहीं सका, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे छुपा रही हैं। शायद मेरी ज़िंदगी को किसी ख़तरे की वजह से जानबूझकर इस बात को छुपा रही हैं। मैं माँ के दिल की कैफियत समझ सकता था। मैं उनकी जगह शायद कोई और होता तो माँ से ज़िद करके राज गुलवाने की कोशिश करता। अम्मी जान, आप मुतमईन रहिए, मैं आपकी खुशियों की खातिर हर कुर्बानी दे सकता हूँ। माँ ने मेरी बलाएं लेते हुए कहा, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। माँ को दिलासा देकर मैंने लिबास बदला और दफ्तर के लिए रवाना हुआ। माँ से होने वाली गुफ्तगू ने मेरे अंदर के तजस्सुस को और भड़का दिया। मैंने आंखें बंद करके सर नशिस्त की पुश से टरकाया और नए सिरे से हालात पर गौर करने लगा। मेरे वालिद के ज़माने का एक बूढ़ा तजर्बाकार ड्राइवर बड़ी मुस्तैदी से गाड़ी चला रहा था। बात सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी, मगर मैं तहिया कर चुका था कि वालिद साहब के कत्ल के राज को जान कर रहूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे जहन की सतह पर रह रहकर रमेश का नाम उभर रहा था। गुलजार खान ने उसका जो हुलिया बताया, अगर वो मेकअप का कमाल नहीं तो उसकी गर्दन पर बाएं जानिब गहरे जख्म का निशान तलाश करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वो एक बार आ जाता तो सारी गुत्थी सुलझ जाती। दफ्तर पहुंचकर मैंने कुछ ज़रूरी फाइल्स देखी, फिर रमेश तक रसाई हासिल करने के मंसूबे पर गौर करने लगा। इतने में अपने ही दफ्तर के एक पुराने मुलाजिम अमीद मेहता का ख्याल आया, जो 7 साल से निहायत ईमानदारी से अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। वालिद साहब को कभी उससे कोई शिकायत नहीं हुई थी। वो उधेड़ उम्र का एक संजीदा इंसान था, हमेशा अपने काम से काम रखता, लेकिन धर्म के मामले में बड़े सख्त और ठोस अकीदे का मालिक था। मजाक में भी किसी की बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरे तलब करने पर वो फ़ौरन आ गया। मेहता जी तशरीफ़ रखिए, मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ़ तो नहीं? जी नहीं, उसने बड़े इत्मीनान से कहा। मैं पहले भी सुखी था और अब भी किसी से कोई शिकायत नहीं। मैंने पहलू बदल कर सवाल किया, मेरे वालिद साहब की कमी तो महसूस होती होगी। मेहता ने गुलगीर आवाज़ में कहा, वो तो देवता समान थे, ऐसे भले मनुष्य थे कि उनकी पूजा को दिल करता, उन्हें भला कौन भूल सकता है। लेकिन किसी संगदिल कातिल ने उनको हमसे छीन लिया, मैंने जज्बाती होकर कहा। किस्मत का लिखा तो अटल है साहब, उसे धरती की कोई शक्ति नहीं टाल सकती, मेहता ने उदास लहजे में कहा। भगवान जाने वो कौन दुष्ट था जिसने कबीर जैसे दयालु आदमी को भी नहीं छोड़ा। पुलिस अब तक कातिल का खोज नहीं लगा सकी। मैंने दबी जुबान में असल मकसद की तरफ आना शुरू किया। पिछले दिनों मैं रूपनगर गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या मालिक? मेहता ने मेरी खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? मुझे जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक एक चमार ने किसी के कहने पर उन्हें सफली इल्म के गंदे अमल का निशाना बनाया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती साहब, अच्छे बुरे लोग हर धर्म में मौजूद होते हैं। रहा सफली इल्म तो उसे कोई ऐसा मंच कर सकता है जिसका कोई धर्म नहीं। मेहता ने बात जारी रखते हुए कहा, आप जो कुछ बता रहे हैं कबीर जी के सिलसिले में ऐसी ये खबर अखबार में छपी थी, लेकिन क्या पुलिस उस पापी का खोज नहीं लगा सकती?
मैंने कहा, जिनके हाथ लंबे होते हैं वो पुलिस को अपने रास्ते में हमवार कर लेते हैं। मेरी ज़ाती इत्तला के मुताबिक पुलिस ने उस आदमी को चंद रोज़ के लिए हिरासत में लिया, मगर बाद में छोड़ दिया। उसका नाम सलामत खान था। जिस होटल में वारदात हुई वहाँ उसने खुद को इसी नाम से मशहूर कर रखा था। मैंने मेहता को टिटोलते हुए मुखातिब किया। उसकी असलियत क्या थी, उसकी शनाख्ती अलामत क्या थी, मैं सब कुछ मालूम कर सकता हूँ। क्या आप उसकी तलाश में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? मैं आपकी बात का मतलब कुछ समझ रहा हूँ मालिक, मेहता ने संजीदगी से जवाब दिया। मैंने आपका और आपके पुरखों का नमक खाया है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं मर जाऊंगा मगर नमक हरामी नहीं करूंगा। क्या आप किसी सफली इल्म वाले को जानते हैं? मैंने कुछ सोचकर पूछा। मैं नीच जात के लोगों से कोई दूर तक संबंध नहीं रखता, लेकिन आपके कारण बड़े से बड़ा बलिदान दे सकता हूँ। वो जज्बाती हो गया। मुझे आप पर भरोसा करके उस बदजात का नाम और उसकी पहचान बता दें। मैं भगवान की सौगंध वचन देता हूँ कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उस पापी को पाताल से निकाल लूँगा। मैंने कहा, एक और बात और। मैंने लोहा गर्म देखकर उसे टिटोलने की कोशिश की। क्या आप किसी ऐसे कारोबारी आदमी का नाम बता सकते हैं जिसकी वालिद साहब से कोई दुश्मनी रही हो, या वालिद साहब की मौत से जिसको कोई फ़ायदा पहुंच सकता हो? नहीं मालिक, उसने तेज़ी से जवाब दिया। मैं किसी ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं जानता। मैंने फौरी तौर पर कोई दूसरा सवाल नहीं किया। मुझे यकीन था कि उसने जो कुछ कहा था वो सच कह रहा था। मैंने उससे और कोई सवाल पूछने की कोशिश नहीं की। उसने जो वादा किया था उसको निभाने में वो कभी दरेग से काम नहीं लेगा, लेकिन मैंने सलामत खान या रमेश के बारे में उसे तफसील बताने में जल्दबाजी नहीं की। मेरी एक मामूली सी गलती भी मेरे दुश्मनों को मोहतात कर सकती थी। फिर मेहता कहने लगा, किस सोच में गुम हो गए? क्या आपको अपने इस सेवक पर भरोसा नहीं? मैं कोई जवाब देना चाहता था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। दानिश स्पीकिंग, मैंने कहा। अमित मेहता तुम्हारा एक नेक, सीधा साधा और पुराना मुलाजिम है। दूसरी जानिब से किसी ने कहा, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। मेरा कहा मानो तो उसे दरमियान में मत लाओ। मैंने सर्द लहजे में पूछा, तुम कौन हो? अगर मैं तुम्हें यह कहूँ कि मैं तुम्हारे वालिद का कातिल हूँ तो क्या तुम मेरी बात को यकीन कर लोगे? मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर सुलगते बारूद को चिंगारी दिखा दी, लेकिन मैंने ज़ब्त का मुजाहरा किया। अपने किसी मुलाजिम के सामने फ़ोन पर आपे से बाहर होना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। मैंने माउथ पीस पर हाथ रखकर अमीद को बाहर जाने का इशारा किया। उसके कमरे से जाते ही मैंने फ़ोन पर एक बेहुदा मजाक करने वाले को बेनुकत सुनाने की खातिर खुद को आमादा किया, लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा जुमला कहकर मुझे चौंका दिया। तुमने अच्छा किया मिस्टर दानिश के मेहता को मरने से बचा लिया। अगर तुम उसकी मौजूदगी में ज़ुबान खोलते तो वो भी गरीब मारा जाता। उसका अंजाम भी गुलजार खान से मुख्तलिफ ना होता। गुलजार खान का नाम सुनकर मैं चौंक गया। क्या मतलब जानना चाहते हो तो रूपनगर की पुलिस चौकी पर फ़ोन करके मेरी बात की तस्दीक कर लो। इस बार लहजा खुश्क था। गुलजार खान की लाश अभी तक वहीं पड़ी है। उसकी मैयत उठने से पहले उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, लेकिन इस बार कच्चे धागे की कहानी नहीं होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? या खुलकर तुम्हें यह बताने की कोशिश करूं कि गुलजार खान को क्यों इस वजह से रास्ते से हटाया गया कि उसने तुम्हारे सामने ज़ुबान खोलने की जुर्रत की थी। मैंने कॉल टेप करने की खातिर फ़ोन से मुंसलिक रिकॉर्डिंग मशीन का बटन दबाते हुए हकारत से कहा, फ़ोन करने का मतलब क्या है? तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। क्या मैं ये समझूं कि तुम महज मुझे जहनी उलझन में डालकर मेरे मरहूम वालिद की मौत का हवाला देकर एक मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं इस वक्त तुमसे खुलकर दो टोक फैसला करना चाहता हूँ, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मौत और ज़िंदगी का फैसला। क्या कहना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर दानिश। तुमने एक बार रूपनगर जाकर जो गलती की है उसे दोबारा मत दोहराना, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने झिलाकर कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, जो चाहे समझ लो, लेकिन एक बात तुम समझ लो, तुम पहले कभी रूपनगर आए थे, इस हकीकत को भूलने की कोशिश करना। मैंने उसे गुस्सा दिलाते हुए कहा, तुम पढ़े लिखे और खासे शातिर मालूम होते हो। वो मोहतात अंदाज में बात कर रहा था। गुस्सा आ जाने की सूरत में मुमकिन था कि उसकी ज़बान पर ऐसी बात आ जाती जो उसकी तलाश या उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने में मददगार होती। वैसे फौरी तौर पर मेरे जहन में सलामत खान या रमेश का ही नाम था। वो लापरवाही से बोला, मैं तुम्हारे ख्याल की तरदीद नहीं करूँगा। तुम्हारी इत्तला के लिए मैं ये बता दूं कि मैं उर्दू हिंदी दोनों भाषाएं या ज़ुबानें बड़ी रवानी से बोल सकता हूँ। किसी मेरे मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज़ तुम्हारी खोपड़ी के ऊपर से गुजर जाए तो पूछ लेना।
मैंने फौरन कहा, रूपनगर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या मेरे वहाँ आने से तुम्हें तकलीफ पहुँची है? नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी मेरी बात ना मानकर ख़तरे में पड़ सकती है, उसने कहा। मैंने फिर पूछा, तुम्हें मेरी ज़िंदगी से क्या दिलचस्पी है? मुझे तुम्हारे बाप की ज़ात से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कभी कभी इंसान कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। मैंने चीख कर कहा, तुम हो कौन, सलामत खान या रमेश? सफली के अमल से सलामत खान जैसे नामों का कोई ताल्लुक नहीं। तुम चाहो तो रमेश के नाम से याद रखो। मुझ पर नाम का कोई असर नहीं, मैं सिर्फ अपने काम से काम ताल्लुक रखता हूँ। मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने होंठ नफरत से काटते हुए पूछा। क्या तुम्हारी उनके साथ जाती दुश्मनी थी, या फिर तुमने किसी लंबी रकम की लालच में किसी और के इशारे पर उनके खून से हाथ रंगे हैं? तुम भूल रहे हो कि कबीर अहमद के केस में खून का एक कतरा भी नहीं बहा। क्या तुम्हें मरने वाले की लाश के पास से 16 फुट लंबे कच्चे सूदी धागे के मिलने का इल्म नहीं है, जिसने तुम्हारे स्वर्गवासी पिता के शरीर का सारा खून? मेरे जब्त का बंधन टूट गया। मैंने उसे कहा, जलील कमीने, मेरी रगों में दौड़ने वाले लहू की गर्दिश तेज हो गई। मैं चीख कर बोला, मैं तुझे पाताल से भी निकाल कर कुत्तों जैसी मौत मारूंगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम भी कान खोल कर सुन लो। वो बोला, तुम कभी रूपनगर गए थे? तुम्हारी मुलाकात कश्मीर एम्पोरियम पर जरगाम नामी किसी आदमी से हुई थी, जिसे मरे 10 साल बीत गए। तुमने उसके साथ क्या बातें की थी? गुलजार ने तुमसे सलामत या रमेश के बारे में क्या कहा था? ये सब बातें तुम अपनी खोपड़ी से हमेशा के लिए निकाल दो, वरना तुम्हें अपनी बर्बादी पर मातम करने का भी मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल गुलजार खान का अंजाम तुम्हारे सामने है, उसकी रोशनी में तुम अपने भविष्य में झांक सकते हो। समझ रहे ना मेरी बात? मैंने कहा, नामर्दों की तरह छुप कर धमकियाँ देते हो? मर्द हो तो खुलकर सामने आओ। उसने कहा, फिक्र मत करो, अभी तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं, जब हो जाएगा तो ऊंचे सुरों में बोलना बंद कर दोगे। मुझे तुमसे एक और बात भी मालूम करनी है। वो मेरी बात नज़रअंदाज करके बोला, तुम्हारी और फाखरा की शादी टल जाने का असल वजह क्या है? मैं उसके सवाल पर चौंका। मेरे जहन में जोगिया का तस्वुर उभरा। फाखरा से शादी ना करने का मशवरा उसी ने दिया था। फिर बेगम नफीस ने भी 2 महीने की मोहलत तलब की। दूसरी तरफ अगर बात करने वाला रमेश था तो उसका फाखरा और मेरी शादी से क्या ताल्लुक था? मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा, कहीं जोगिया और रमेश एक ही शख्सियत के 2 पहलू तो नहीं? जोगिया की हैसियत से उसने मुझे सामने आकर अपनी कुव्वतों के मुजाहरे से हैरान किया। अब रमेश की हैसियत इख्तियार करके मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा है। जोगिया के तस्वर के साथ मुझे वो मफलर वाला भी याद आ गया जो उसने गले में लपेटकर शर्ट के अंदर कर रखा था। जोगिया भी उधेड़ उम्र का आदमी था, खासा महज़ब और पढ़ा लिखा मालूम होता था। उसने ये भी कहा था कि उसे मुख्तलिफ नामों से याद किया, उसका नाम सलामत खान और रमेश भी हो सकता है। मेरा जहन तेज़ी से किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। गर्दन के किसी गहरे जख्म को छुपाने की खातिर मफलर का इस्तेमाल यकीनन एक मौसर तरीका था। जोगिया ने मेरे कमरे में बैठे बैठे मेरे मैनेजर के आधे रास्ते से वापस होने की बात की थी, जो सच हुई। मेरे सामने मौजूद होने के बावजूद वो मैनेजर की नज़रों से ओझल रहा था। फिर वो किसी छलावे की माने नज़रों से ओझल हो गया। उसने मुझे भी मशवरा दिया कि मैं उसके सिलसिले में अपने दिलो दिमाग के दरवाजे बंद कर लूँ। और अब रमेश की गुफ्तगू का लुब्बे लबाब भी यही था कि मैं अपने वालिद की मौत की असल वजह मालूम करने के इरादे से बाज आ जाऊँ। मिस्टर दानिश, थोड़े तवक्कुफ के बाद दूसरी तरफ से इंतहाई नामुनासिब अंदाज में पूछा गया, क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है, या फिर तुम अपनी मौत के तस्वुर से कपकपा रहे हो? तुमने अभी तक फाखरा के सिलसिले में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम अगर महान शक्ति और गंदी कुव्वतों के मालिक हो तो फिर मुझसे क्या मालूम करते हो? मैंने उसे टालने की खातिर एक और रास्ता इख्तियार किया। मेरे वजूद के अंदर अभी तक रमेश और जोगिया के नाम आपस में गड़मड़ थे। एक आखिरी बात और गिरा से बांध लो। इस बार उसने कहा, मेरे मुकाबले पर किसी और का सहारा लेने की हिमाकत ना करना, वरना पूरी धरती में तुम्हें कहीं सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा कि कौन कितने पानी में है। मैंने ठोस आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हारी बकवास से रोब में नहीं आऊँगा। धरती पर किसी बालक के लिए केवल 2 ही संबंध सबसे अहम होते हैं, एक माँ और दूसरा बाप। इन दोनों का कोई मोल नहीं होता। उसने कहा, तुम्हारे पिता का साया तो तुम्हारे सर से उठ चुका, अब केवल तुम्हारी माँ जिंदा है। अब इसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। ठंडे दिल से सोच लो, मैं फिर किसी वक्त तुमको टिटोलने की कोशिश करूंगा। मैं जवाब में कुछ कहना चाहता था मगर उसने सिलसिला काट दिया। वो जोगिया या रमेश में से जो भी था, माँ की मौत की धमकी देकर उसने मेरे जख्म हरे कर दिए। मैंने सर थाम लिया।
शायद मैंने रूपनगर जाकर किसी अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया था। मेरे वालिद के कातिलों को यकीनन ये बात पसंद नहीं होगी कि मैं उनका पीछा करता हुआ उन तक पहुंच जाऊं। मोहब्बत और जंग में किसी हरबे का इस्तेमाल नाजायज़ नहीं होता। पानी में डूबता हुआ चिड़िया का एक नौज़ायदा बच्चा भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता है। मेरे वालिद के कातिल तो होशमंद और गंदी ताकतों के मालिक थे। वो मुझे मेरे इरादे से बाज रखने की खातिर ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे। मैं बड़ी देर तक फ़ोन के सिलसिले में उलझता रहा। मुजरिमाना जहन के कातिलों के लिए आवाज़ बनाकर बोलना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अगर जोगिया और रमेश ही एक शख्सियत के दो पहलू थे, फिर जोगिया को मेरे सामने आने की क्या ज़रूरत थी? वो अगर पुरस्कार ताकतों का मालिक था तो फिर उसे मेरी ज़ात से क्या ख़तरा था? कई बातें मेरे जहन को उलझा रही थी। टेप रिवाइंड हो गया तो मैंने प्ले का बटन दबाया, लेकिन उसके बाद मुझे एक नई सूरत हाल से दो चार होना पड़ा, जो ना सिर्फ हैरत अंगेज़ बल्कि नाकाबिले यकीन थी। मैं उसके और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुनना चाहता था। रिकॉर्डिंग सिस्टम में कोई ख़राबी थी तो फिर हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिरे से रिकॉर्ड ही ना होती। लेकिन रिकॉर्डिंग हुई थी और मेरी आवाज़ बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ से बोलने वाले का एक लफ्ज़ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। दरमियानी वक्फे में सिर्फ टेप चलने की आवाज़ आती। मैंने झिलाकर पूरा टेप निकाल कर ज़ाया कर दिया। उस आदमी की आवाज़ बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मुझे इस बात को तस्लीम करने में कोई आर नहीं कि मेरा वास्ता जिन लोगों से पड़ा था वो बड़ी अजीब ताकतों के मालिक थे, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं उनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। अलबत्ता माँ के सिलसिले में मुझे धमकी दी गई थी, उसलिए मुझे कदम फूंक फूंक कर रखना था। खुद अपने साय से भी होशियार रहना था। मैं आइंदा के लाए अमल के बारे में गौर कर रहा था जब फ़ोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। तीसरी घंटी बजने पर मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी जानिब मेरी सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। कहने लगी, सर आपके लिए रूपनगर से कोई कॉल है। मैंने धड़कते दिल से पूछा, कौन बात करना चाहता है? उसने बताया कि कोई भयंकर खान नाम के इंस्पेक्टर पुलिस बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मिला दो। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ उभरी, हेलो मिस्टर दानिश कबीर। मैंने संजीदगी से कहा, जी मैं बोल रहा हूँ। मैं रूपनगर की पुलिस से इंस्पेक्टर भयंकर खान बोल रहा हूँ। मैंने कहा, फरमाइए मुझसे क्या काम पड़ गया? आप गुलजार खान नामी किसी आदमी से वाकिफ़ हैं? मैंने संभल कर कहा, नहीं जी। क्या हुआ? इंस्पेक्टर भयंकर ने मुहज़्ज़ब लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल गुलजार खान एक गरीब बाशिंदा है जो प्राइवेट रेस्ट हाउसेज और छोटे मोटे होटलों में मुलाजमत करके गुजारा करता है। अभी कुछ देर पहले हमने झाड़ियों से उसकी लाश बरामद की है। उसकी तलाशी पर आपका विजिटिंग कार्ड मिला। मैंने संजीदगी से कहा, आई सी। पिछले दिनों जब मैं रूपनगर गया तो मैंने होटल के रुकने के बजाय एक रेस्ट हाउस में क़याम किया। मुझे अच्छी तरह याद है, जो शख्स वहाँ मेरी खिदमत पर था मैंने उसे अपना कार्ड दिया। मैंने अपनी बात जारी रखी। उस आदमी का नाम गुलजार खान था। मुझे उसकी मौत पर बहुत दुख था। वो बहुत निहायत और शरीफ आदमी था। मैंने उससे कहा था कि अगर कभी शहर आए तो मुझसे ज़रूर मिले और अगर मेरे पास नौकरी करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। लेकिन उसकी लाश झाड़ियों से मिली है। ये बात मेरे लिए हैरत अंगेज़ है। इंस्पेक्टर भयंकर खान ने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा, हो सकता है किसी अनाड़ी शिकारी ने इस गरीब को जानवर समझकर गोली मार दी हो। इस किस्म के वाक़यात यहाँ एक दो बार पहले भी हो चुके हैं। मैंने हमदर्दाना लहजे में पूछा, क्या आपने किसी मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया? इंस्पेक्टर भयंकर खान कहने लगा, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन हम तफ्तीश कर रहे हैं। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए, मैंने कहा। इंस्पेक्टर भयंकर खान ने कहा, जी नहीं, आपका कार्ड चूंकि मरने वाले की जेब से मिला है इसलिए हमने खानापुरी की खातिर आपसे रब्ता किया, आपको जहमत दी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। यह कहकर इंस्पेक्टर भयंकर खान ने इजाज़त चाही और फ़ोन बंद कर दिया। गुलजार खान की मौत की तस्दीक हो जाने के बाद मेरे दिल में उन लोगों के लिए और नफ़रत पैदा हो गई। उस रोज़ मैं 5 बजे दफ्तर से उठने लगा तो अमित मेहता ने दोबारा मुझसे मुलाकात की। वो इस बात पर बाज़िद था कि मैं उसे मशकूक अफराद के नाम बताऊं। मुझे उसके इसरार में सच्चाई नज़र आ रही थी। मैंने उसे टालना मुनासिब समझा। मैं आपको खिदमत का मौका ज़रूर दूंगा मेहता जी, लेकिन आप फ़िलहाल इस बारे में अपनी ज़ुबान बंद रखिए। जो कुछ मेरे और आपके दरमियान हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वो कहने लगा, आप मुझ पर एतमाद कीजिए। दफ्तर से घर जाते वक्त भी मेरा जहन रमेश और जोगिया की बातों में उलझा हुआ था। जोगिया को बच्चे की आंख वाले पेपर वेट का इल्म किस तरह हुआ? वो दोनों हट्टे कट्टे पुजारी जो उस औरत को मारना चाहते थे। सब बातें मेरे जहन में किसी फिल्म की तरह चल रही थी, लेकिन मुझे अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। घर पहुंचकर मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया, कुछ जहन हल्का हुआ। वालदा के साथ शाम की चाय पीने में मसरूफ़ था कि बेगम नफीस आ गई।
उस वक्त उनकी आमद खिलाफ तवक्को थी। मेरी और फाखरा की शादी के इल्तवा को भी कुछ ही दिन गुजरे थे। मेरी वालदा ने उनका इस्तकबाल किया। मैंने उनका चेहरा देखा मगर मुझे कुछ ख़ास उनके चेहरे पर नज़र नहीं आया। मैं उठकर लाइब्रेरी में आ गया जो मेरे वालिद साहब ने बनाई थी। वालिद साहब के ज़ेरे इस्तेमाल काफ़ी सारी किताबें थी। मैंने यहाँ हर चीज़ खंगाल डाली मगर मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मुझे उनकी मौत का कुछ भी इल्म हो सके। मैं यहाँ ये अर्ज़ कर दूँ कि मेरे वालिद साहब को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने सरसरी तौर पर उनकी किताबों को उलट पलट कर देखा जो उनके इस्तेमाल में रहती, लेकिन मेरी मेहनत रायगां गई। मुझे उस छानबीन के दौरान कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो उनकी पुरस्रार मौत के बारे में जानने के लिए मेरी मददगार होती। वालिद साहब की डायरियाँ भी खंगालीं। इस वक्त लाइब्रेरी में मेरी आमद का मकसद वो नहीं था जो हुआ करता। अगर बेगम नफीस ना आती तो मैं वालदा के पास बैठा रहता, लेकिन मैंने वहाँ से हटना बेहतर समझा। हो सकता है वो आपस में कोई बात करना चाहती हूँ। फाखरा मुझे भी पसंद थी, उसके माँ बाप भी मुझे पसंद करते थे। अगर माँ ने हमारी शादी का जिक्र खुद ना छेड़ा होता तो कुछ अरसा गुजरने के बाद मैं खुद उन पर अपनी पसंद जाहिर करता। पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही थी, मेरा जहन उलझ रहा था। मैंने वक्त गुजारी की खातिर यूं ही हाथ बढ़ाकर करीबी शेल्फ से इंग्लिश की एक डिक्शनरी निकालकर पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन उसी वक्त मेरी निगाहों के सामने जो कुछ आया वो मैं देखकर हैरान रह गया। नेक्रोमेंसी का लफ्ज़ यानी मुर्दों की रूहों से बातें करके पेश गोई करना। मेरे अंदर ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से पैदा हुई कि मैं भी किसी ऐसे आमिल या साहिर को तलाश करूं जो आने वाले वाक़यात बता सके। मगरिब में ब्लैक मैजिक जानने वालों के अलावा मेरे मतलूबा साहिर भी बड़ी आसानी से एक माकूल मुआवजे के एवज़ दस्तयाब हो जाते। फ़ोन की घंटी ने मुझे चौंका दिया। मैंने डिक्शनरी बंद करके रिसीवर उठाया। क्या आप दानिश बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जी हाँ मिस फाखरा, मैंने उसकी आवाज़ पहचान कर कहा। मेरी खुशकिस्मती है कि इत्तफाक से ना सिर्फ मैं दानिश बोल रहा हूँ बल्कि लाइब्रेरी में इस वक्त मेरे सिवा कोई दूसरा मौजूद नहीं। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन इस शर्त पर कि आप इसे ना सिर्फ अपने तक महदूद रखें बल्कि किसी और से जिक्र न करें, अपनी वालदा से भी नहीं। दूसरी तरफ से कहा गया। बात क्या है? मैंने एहतियातन लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। वैसे मुझे हैरत इस बात पर थी कि फाखरा ने जो मेरी वालदा को हमेशा आंटी कहती थी, इस मर्तबा अपनी वालदा के इशारे से कहा था। शायद बात की नोयत इतनी ही अहम थी कि उसने आंटी कहने से परहेज़ किया। मेरी ताकीद को फरामोश ना कीजिए वरना आपको नुकसान पहुंचेगा, उसने संजीदगी से कहा। मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा, फाखरा आप असल बात बताएंगी या पहेलियां बुझवाएंगी? मेरा कीमती मशवरा है कि आप अमित मेहता को पहली फुर्सत में नौकरी से निकाल दें और मिस मनवाला से फ्लर्ट शुरू कर दें। मैंने गड़बड़ा कर कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप क्या? मेरे पास वक्त कम है दानिश, उसने कहा। आपको जो कह रही हूँ वैसे कीजिए। मैंने फ़ौरन कोई जवाब नहीं दिया। अमित मेहता ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे वालिद का पुराना मुलाजिम था और मनवाला मेरी लेडी सेक्रेटरी थी। मेरे उसके दरमियान शुरू से एक फासला था। फाखरा की ये बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं जो कह रही हूँ वो मान लीजिए, इसी में हम दोनों की भलाई है। मैं यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बात मानने के बाद कोई ख़तरा नहीं होगा। मैंने कहा, आप किस खतरे की बात कर रही हैं? मेरा इशारा उस फ़ोन कॉल की तरफ है जिसने आपका सुकून बर्बाद कर दिया। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, आप किस फ़ोन कॉल की बात कर रही हैं? फाखरा की बात सुनकर न जाने मेरे तन बदन में सनसनी दौड़ गई। अगर आपको अपनी फाखरा और माँ की ज़िंदगी अजीज़ है तो मेरे मशवरे पर अमल करने में सुस्ती मत कीजिए। मैं और कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आपको इन बातों का। मेरी बात काट कर बोली, मेरी बातों पर अमल करने के बाद अपनी परछाई से भी मोहतात रहिए। मेरा जुमला उसने काट दिया और फिर फ़ोन काट दिया। मैं रिसीवर रखकर करीबन सोफे पर बैठ गया। मेरी परेशानी ख़त्म होने के बजाय और बढ़ गई। मेरे दिलो दिमाग में आंधियाँ चलने लगीं। जिस फ़ोन कॉल की बातें अभी मेरे सीने में थीं उसका इल्म फाखरा को कैसे हो गया? क्या मेरे दुश्मनों ने मेरे साथ अब फाखरा को भी अपना आलाकार बना लिया? अमित मेहता और मिस मनवाला का नाम कैसे आ गया? मैं बहुत देर तक हैरत के समुंदर में रहा। फिर मैंने तेज़ी से उठकर फाखरा के नंबर डायल किए। मेरे खून की गर्दिश तेज़ हो रही थी। चौथी या पाँचवीं घंटे के बाद दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज़। तुम कौन बोल रहे हो? मैंने पूछा। जैन बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से बेगम नफीसा का पुराना मुलाजिम था। मैंने कहा, फाखरा बीबी से बात करवाओ। वो तो अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई और बेगम साहबा शायद आपकी तरफ गई हैं, मुलाजिम ने बताया। आप कहें तो छोटी बीबी को जगा दूँ? मैंने कहा, क्या उनके कमरे में फ़ोन है? नहीं साहब, उनके कमरे में कोई फ़ोन नहीं। अच्छा तो ठीक है, तुम रहने दो, मैं बाद में करूँगा। मैंने राब्ता काट दिया। एक बार फिर मेरे सहन में सवालों की यलगार थी।
मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि मैंने फाखरा की आवाज़ पहचानने में गलती नहीं की। वो 100% वही थी। इस फ़ोन का मकसद क्या था? दरवाजे पर दस्तक उभरी तो मेरे ख्यालात टूट गए। मैं लाइब्रेरी से बाहर आया तो मेरी वालदा के साथ फाखरा की माँ बेगम नफीसा थी। मैं बेगम नफीस के साथ फाखरा को देखने जा रही हूँ। माँ ने मुझे बताया, मुझे देर हो जाए तो खाने पर इंतज़ार न करना। मैंने कहा, खैरियत तो है? अरे भाई, मामूली सा बुखार है। बेगम नफीस ने कहा, फाखरा अब हमारी अमानत है, इसलिए हमें फिक्र तो होगी, मेरी माँ ने कहा। अम्मी बेगम नफीस के साथ चली गई तो मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। फाखरा की बीमारी का सुनकर और वो मुलाजिम जैन के बयान की रोशनी में मुझे ये सोचना पड़ा कि वो फ़ोन फाखरा ने नहीं किया था, लेकिन जिसने भी किया था आवाज़ हूबहू फाखरा की नकल की थी। खासी देर तक मैं बिस्तर पर लेटा रहा और सारे वाक़यात के बारे में सोचता रहा। फिर मेरे जहन में पेपर वेट का ख्याल आया। मैंने ख्वाबगाह का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो अलमारी खोली जहां आखिरी बार मैंने सिगार बक्स में उसे देखा था। मैंने डिब्बा खोला तो वहां पेपर वेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैंने पूरी अलमारी उलट पलट दी, लेकिन पेपर वेट कहीं ना मिला। अलबत्ता सिगार के डिब्बे में रखे हुए सुर्ख रंग के दरमियान एक मुख्तसर सी कागज़ की चिट मेरे लिए मौजूद थी, जिस पर एक पैगाम लिखा था, फाखरा ने फ़ोन पर जो मशवरा दिया है उस पर अमल करो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इस सिलसिले में राजदारी शर्त है, वरना सारा काम चौपट हो जाएगा। जोगिया और रमेश की शख्सियत को एक ही रूप के दो नाम समझने की भूल मत करना, वरना घाटे में रहोगे। मैं इस तहरीर को बार बार पढ़ रहा था। मेरा जहन बुरी तरह इन पुरस्रार वाक़यात में उलझ गया, जब अचानक करीब से एक शोला लपका और मेरे हाथ में दबी हुई चिट जल कर राख हो गई। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। हैरत से मैं वहीं जमकर खड़ा हो गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि राज कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।